रात का गहरा होता सन्नाटा एक काले साए की तरह पूरे कमरे को निकल गया। कमरे में कोई नहीं था, मगर किसी अनजान शक्ति के होने के एहसास ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मेरी समझ वास्तविक और अवास्तविक के बीच में डगमगाने लगी थी। इससे पहले मेरा दिमाग कोई भी निर्णय ले पाता, वह सिक्का फिर से हिलने लगा। मोमबत्ती की टिमटिमाती लो और कमरे का गुप्त अंधेरा भी सिक्के की गति को छुपा नहीं पा रहा था। सिक्का चला, रुका और फिर से चलने लगा, जैसे किसी के इशारों पर नाच रहा हो। कैथरीन के कांपते हाथों की रफ्तार सिक्के की चाल के साथ मेल खा रही थी। वह सिक्के के द्वारा दिए गए एक एक अक्षर को कागज पर लिखती जा रही थी। सिक्के के पूरी तरह रुकने के बाद उसने घबराती हुई आवाज में ओवाइजा सीट से मिले उस संदेश को पढ़कर सुनाया। मैं यहाँ बदला लेने के लिए आई हूँ, अपनी खिड़की के बाहर देखो। अंजलि ने कहा, खिड़की का पर्दा हटाओ। उसकी आवाज़ जरा लड़खड़ा रही थी। शायद इसके लिए डर और शराब दोनों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता था। कैथरीन ने पीला जैकार्ड का पर्दा एक तरफ खिसका दिया और हाथ में मोमबत्ती लिए खिड़की के नज़दीक गई। मोमबत्ती की रोशनी में खिड़की के शीशे पर पड़ी ओस की बूंदें मोतियों सी चमक उठी। खिड़की के शीशे पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। कैथरीन भी एक टक खिड़की को देख रही थी। वह मोमबत्ती शीशे के पास ले गई। शीशे पर लाल लिपस्टिक से बड़ा सा कुछ लिखा था, मदद करो। कैथरीन के माथे पर उभर कर आई डर की रेखाएं बता रही थी कि शीशे पर लिखे शब्द मेरे मन का वहम नहीं थे। चेहरे पर संदेह की व्याग्रता का अर्थ था कि हम दोनों एक ही चीज़ देख रहे थे। कैथरीन ने लिपस्टिक से लिखे उन शब्दों को मिटाने की कोशिश की, पर अभी भी हथेली की रेखाओं की तरह अमिट थे, क्योंकि वे शब्द खिड़की के शीशे पर बाहर की तरफ से लिखे गए थे। मेरे अनुमान से उन्हें लिखे हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी, नहीं तो बाहर पड़ रही ओस की बूंदें शीशे पर लिपस्टिक से लिखे शब्दों को सिरप की तरह बहा देती। मैंने खिड़की के शीशे को ध्यान से देखा और अक्षर मेरी आंखों के सामने नाचने लगे। मैंने पलके झपक कर अपनी आंखों में ठहरे आंसू पी लिए, मगर शब्द अभी भी नाच रहे थे। मोमबत्ती की लपलपाती लौ की रोशनी में सब कुछ डगमगा सा रहा था। कैथरीन ने दूसरे हाथ से मोमबत्ती की लौ को आड़ दी और उस शीशे के नज़दीक ले गई, जिससे मदद करो शब्द अब साफ दिखाई पड़ने लगा। पहले अक्सर से रिश्ते हुए खून ने मेरे तन बदन में डर की एक नई लहर पैदा कर दी थी। कैथरीन ने मोमबत्ती खिड़की पर रखी और अपनी हथेलियों की ओट बनाकर खिड़की के बाहर देखने का प्रयास करने लगी। उसने शायद कभी जंगल में फैले घने अंधेरे को पूरी तरह से नहीं आंका था। हमारे कॉलेज का परिसर शहर की चकाचौंध से मीलों दूर स्थित था और लड़कियों का हॉस्टल तो अन्य परिसर से भी काफ़ी दूर जंगल के एक सिरे पर बनाया गया था। और कोहरा इतना घना था कि पूरे चांद की सुनहरी किरणें भी घने कोहरे को नहीं भेद पा रही थी। सड़क पर लगी इक्का दुक्का रोड लाइट की रोशनी को भी ओस ने अपने आंचल में ढक लिया था। यहाँ से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कैथरीन ने सांस बटोरते हुए कहा। उसकी कांपती हुई आवाज़ ने मेरे टूटे सांस को चकनाचूर कर दिया। मैं ना चाहते हुए भी कांपने लगी। तुम इस तरह संपर्क नहीं तोड़ सकती, नहीं तो यह आत्मा हम सबको तंग करने लगेगी। रिया ने चेतावनी देते हुए मेरे हाथ की ओर इशारा किया। सिक्का अब मेरी उंगलियों की पकड़ से छूट गया था, मगर अंजलि, नताशा और रिया की उंगलियां अभी भी सिक्के पर थी। मेरे उंगली रखते ही सिक्का फिर से हिलने लगा और मेरा विश्वास और अविश्वास एक बार फिर लुका छिपी खेलने लगा था। क्या इनमें से कोई इस सिक्के को चला रहा था या सिक्का किसी अनजान शक्ति के बल से नियंत्रण किया जा रहा था? मैंने अपने डर पर काबू पाकर स्थिति का अनुमान लगाया। सिक्के की घटती बढ़ती रफ्तार और उन लड़कियों की स्थिर उंगलियों का कोई भी मेल नहीं था। इस शराब के नशे में यह लड़कियां इतनी निपुणता से मुझे छल नहीं सकती थी। हो ना हो सिक्का वे लड़कियां नहीं हिला रही थी। फिर कौन इसे हिला रहा था? कैथरीन ने अपनी दबी हुई आवाज़ में एक बार फिर सिक्के द्वारा संकेत से बताए गए अक्षरों को जोड़कर वाक्य को पढ़कर सुनाया। मुझे तुमसे बात करनी है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? कैथरीन ने उस संदेश को पढ़कर अचरज भरी निगाहों से हम सब की ओर देखा। उसकी सहमी हुई आंखें हम सब से पहेलियों को सुलझाने की मदद मांग रही थी।
शायद उसका दिमाग इन अनहोनी घटनाओं को समझ नहीं पा रहा था। कैथरीन के चेहरे के उड़े हुए रंग को देखकर मेरा यह संदेह हवा हो गया कि यह सब इन लड़कियों का किया धरा है। कैथरीन की आंखों में झिलमिलाते हुए आंसुओं ने वास्तविक और काल्पनिक के बीच की सीमा को धुंधली कर दिया था। क्या तुम यहाँ हो? अंजलि ने डरते हुए पूछा। उसकी स्थिर आवाज़ ने मेरे दिमाग में एक बार फिर संदेह पैदा कर दिया। ये लोग तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं किसी निष्कर्ष पर पहुंचती, सिक्का फिर से लाहौर कागज़ पर लिखे हाँ पर जा रुका। तुम कहाँ हो? अंजलि ने फिर से पूछा। उसने नज़रें चुराते हुए खिड़की की ओर देखा। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था, लेकिन मुझे लगातार धक धक की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। मेरे ही दिल की तेज़ी से धड़कने की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने साहस जुटाते हुए सिक्के को ध्यान से देखा कि सिक्का कमरे में ठहरी हुई हवा की तरह रुक गया था। हम सब भी सांस रोककर सिक्के के हिलने का इंतजार कर रहे थे कि तभी रिया की भरभराई हुई आवाज़ ने कमरे का सन्नाटा तोड़ दिया। मैं यहाँ इसके अंदर हूँ। यह सब रिया के होठों से निकल रहे थे, मगर यह आवाज़ रिया की नहीं थी।